हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अपने चैनल द एमएससी पीआरएस में। मैं आपको यूपीटीईटी कह सकते हैं, सीटेट कह सकते हैं, ये टॉपिक है। ये भाषा और शिक्षण का ये टॉपिक मतलब एक तरह से कह सकते हैं यहाँ टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये छोटे बच्चों के उनके व्यवहार को समझने से संबंधित होता है और भाषा से संबंधित होता है, उनकी लैंग्वेज से संबंधित होता है और टीचर और शिक्षक, बच्चे और शिक्षक के बीच में कैसे अंतर संबंध होता है उससे संबंधित होता है। ओके, चलिए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ये क्वेश्चन है, एक तरह से मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाना है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं इस टॉपिक का। चलिए देखते हैं और फिर आप खुद कमेंट बॉक्स में करके मतलब एक तरह से लिख के बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए, दृश्य सहायक सामग्री के उदाहरण हैं। दृश्य सहायक सामग्री के उदाहरण हैं चार्ट, मॉडल और चित्र। सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री वो सहायक सामग्री है जिसमें बालक केवल अपनी आँखों का प्रयोग शिक्षण के दौरान करते हैं। चार्ट, मॉडल, चित्र, मानचित्र, पोस्टर आदि। श्रव्य सहायक सामग्री वो सहायक सामग्री जिसमें बालक केवल अपने कानों का प्रयोग कर शिक्षण के दौरान करते हैं, जैसे भाषा प्रयोगशाला, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री वो सहायक सामग्री है जिसमें हम अपने कान व आँखों का प्रयोग शिक्षण के दौरान करते हैं, जैसे नाटक, चलचित्र और टेलीविज़न। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है। क्या है? भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है। यह क्या है? संप्रेषण का भी है ना, तो बल यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो सबसे पहले क्या है? भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, यानी कि क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन भर का माध्यम नहीं है, बल्कि वह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। भाषा को मानक और व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, यह नियमों द्वारा बाधित नहीं है, यह संप्रेषण द्वारा समृद्ध बनती है। यानी कि बातचीत करने से क्या है, भाषा का विकास होता है। बातचीत करने से जो है तो बच्चों में भी मतलब उनकी लैंग्वेज में सुधार होता है। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करने पर जो शब्द और वाक्य हमारे मन में उकर के आते हैं उसे विचार कहते हैं। विचारों की श्रृंखला ही सोच कहलाती है। भाषा और सोच का अटूट संबंध होता है। भाषा और सोच एक दूसरे को परिपोषित करते हैं। बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षण में भाषा का नए संदर्भों और परिस्थितियों में प्रयोग करना सिखाया जाता है। भाषा शिक्षण भाषा साहित्य को समझते हुए सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूक करते हुए सोच का दायरा बढ़ाता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य दैनिक जीवन में तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना है। भाषा अभिव्यक्ति की एक कला है। भाषा की अपनी संस्कृति होती है जो इसे अन्य भाषाओं से भिन्न बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काजल अपनी मातृभाषा में बात करने में सहज है, किंतु हिंदी में बात करते समय उसमें आत्मविश्वास की कमी नज़र आती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी एक युक्ति हो सकती है। किसके? देखिए, उसे हिंदी की कहानियों को अपनी मातृभाषा में कहने के लिए कहेंगे। भाषा शब्द भाष धातु क्रिया से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। मातृभाषा वह प्रथम भाषा होती है जो एक बच्चा जन्म लेने के बाद सीखता है। बच्चों द्वारा मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को कहना पूर्णतः स्वाभाविक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मातृभाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न हिस्सा होती है। सीधी सी बात है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीख ली गई भाषा और अपेक्षित भाषा में संवाद करने के लिए प्रयुक्त भाषा शिक्षण की विधि है। किसकी है? सीख ली गई भाषा और अपेक्षित भाषा।
संवाद करने के लिए क्या है, अनुवाद विधि थोड़ा सा देख लेते हैं। सीख लिए गई भाषा तथा अपेक्षित भाषा के संवाद करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा शिक्षण की विधि अनुवाद विधि है। अनुवाद विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की यह सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम पद्धति है। द्वितीय भाषाओं में स्वयं शिक्षण मालाएं इसी विधि पर आधारित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप क्या करेंगे, इसमें सोचिए। उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उन्हें उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे, या उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। सीधी सी बात है, उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। और यदि हम पुनः एक तरह से स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या मालूम वो नहीं कर पाए, हम खुद उन्हें दिखा देंगे बच्चों को लिख कर, तो उन्हें आराम से समझ आ जाएगा। ओके, भाषा और चिंतन के संबंध होता है, यह कथन है किसका है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, पूर्णतः सही है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग मनुष्य जिंदगी से जुड़ने के लिए तथा जिंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए करता है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है, प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा की संतुष्टि करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का विजन है। क्या है? ओके, देखेंगे। 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के बच्चे को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना, 2030 तक के प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% नामांकन प्राप्त करना, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक के सभी बच्चों की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अवलोकन का क्या महत्व है? उच्च प्राथमिक स्तर पर अवलोकन का अर्थ है भाषा आकलन के लिए। उच्च अवलोकन का क्या अर्थ है? भाषा आकलन। सबसे पहले, आकलन एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्र करने, प्राप्त करने, उपयोग करने को संदर्भित करता है। आकलन प्रक्रिया में न केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन होता है, अपितु शिक्षक को भी अपने कार्य की प्रतिपुष्टि मिलती है। आकलन क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। NCF 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का क्रम दैनिक होना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक सीखने सिखाने के दौरान नियमित रूप से शिक्षार्थियों पर बराबर दृष्टि रखते हैं तो उनकी प्रगति को आंकता है, तो शिक्षक प्रभावी रूप से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवलोकन से आशय है आँखों से देखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर सोचिए कौन सा है? पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का तरीका सर्वाधिक प्रभावी है। व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। यदि हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा है या एक कह सकते हैं पद्य पढ़ाया, तो उससे व्याकरण की जो भी उससे अर्थ निकलता है, प्लस उसके जो भी हैं विलोम हैं, पर्यायवाची बनते हैं कुछ शब्दों के, तो उससे सब बता देना। और जो भी
चलिए, अंतः वाक्य की संकल्पना संबद्ध है। अंतः वाक्य से है वाइगोवत्स्की। वाइगोवत्स्की लिव सिमनोविच वाइगोवत्स्की 1896-1934 सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे तथा वाइगोवत्स्की मंडल के नेता थे। उन्होंने मानव की सांस्कृतिक एवं ज्यो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। वाइगोवत्स्की ने अंतः वाक्य की संकल्पना दी है, जिसके माध्यम से बालक खुद से ही बात करता है। इससे बच्चे सामाजिक रूप से रचित तंत्र का विकास करते हैं, जिस उसके द्वारा बाकी दुनिया से संवाद स्थापित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए सोचिए क्या करेंगे। ब्रेल लिपि के इसमें रहेगा धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए अनेक वर्णन को विस्तार देंगे। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए, जिन्हें क्या है, दृष्टिहीन बच्चे हैं। चलिए देखते हैं। दृष्टिहीन बच्चे ऐसे विशेष बालक होते हैं जिनकी दृष्टि पूर्ण रूप से बाधित रहती है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। दृष्टिहीन बच्चे ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन का अर्थ है दृष्टिहीन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना है। ब्रेल लिपि की अनुपस्थिति में दृष्टिहीन बच्चों को मौखिक संचार के माध्यम से सामान्य बालकों के साथ सिखाया जा सकता है। मौखिक संचार के माध्यम से सामान्य बालकों के साथ सिखाया जा सकता है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय आवश्यक है अपनी भाषा में बातचीत और चर्चा करने के अवसर हों। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों जैसे बारिश, रेल, बस, फेरीवाला आदि को सुनने के अनुभव, किसी वस्तु का संवाद आदि के अनुभव को अपने ढंग से मौखिक या सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत करना। समूह में अपनी यात्रा के अनुभव पर चर्चा करना। दृष्टिबाधित बच्चों को समावेशी कक्षा में भाषा सीखने के अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। समावेशी कक्षा का अर्थ ऐसी कक्षा से है जिसमें सभी बालक एक साथ बैठकर सभी गतिविधियों में समान रूप से शामिल होते हैं, समान पाठ्यक्रम को सीखते हैं। धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे प्रारंभ से कैसे होते हैं? बच्चे प्रारंभ से होते हैं बहुभाषिक होते हैं, है ना। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बच्चे जिस परिवेश में रहता है, परिवेश में बोली जाने वाली भाषा स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। 2-3 वर्ष का बच्चा अपने परिवेश से अनायास ही व्याकरण युक्त भाषा सीख लेता है। बच्चे का भाषाई विकास उसके जन्म से ही आरंभ हो जाता है। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से होता है, तत्पश्चात विद्यालय और समाज के संपर्क में उसका भाषाई ज्ञान विकसित होता है। बच्चे के जन्म के समय रोना, बलबलाना और अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न आवाज़ें निकालना सब भाषा अभिव्यक्ति कहलाती है। कार्ल सी गैरिसन के अनुसार स्कूल जाने से पूर्व बालकों में भाषा ज्ञान का विकास उसके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के साथ लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है। चलिए, इसमें नई अनुक्रियाएं सीखनी होती हैं। पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना होता है। ब्लॉग और ड्रैगन के अनुसार भाषा मानव ज्ञानेंद्रियों से उच्चारित और यादृच्छिक ऋण प्रतीकों और ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मनुष्य समुदाय के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है? क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण? आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सोचिए, भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नज़रिया। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भाषा बच्चों शिक्षक को समझ में आती है उसका नज़रिया कैसा है ना। तो शिक्षक एक ऐसा ट्रेंड होना चाहिए कि वो खुद बच्चों की भाषा भी समझे प्लस उन्हें भी अपनी भाषा समझा सके। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, भाषा के आकलन की प्रक्रियाएं, किसी भाषा विशेष का साहित्य, भाषा प्रयोग के अवसर और भाषा समृद्ध वातावरण। रविंद्रनाथ भाषा शिक्षण का परिचय देते हुए लिखते हैं, भाषा शिक्षण के मूल में भाषा व्यवहार और भाषिक कौशल होते हैं। स्वयं भाषा की अपनी संरचना प्रकृति नहीं है। भाषा और लिपि के बीच
कैसा है, क्या है, एक निश्चित संबंध। हाँ, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। चलिए देखते हैं कैसे नहीं होता। भाषा और लिपि क्या है, अब देखते हैं। लिपि और भाषा सहजात संबंध नहीं होता। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से सभी लिपियों में लिखी जा सकती हैं। कोई एक भाषा को भी सभी लिपि में लिख सकते हैं। भाषा अस्थायी होती है और काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। किसी भाषा की लिपि स्थायी होती है। निष्कर्ष निकलता है भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समवाय का अर्थ है, समवाय का अर्थ है समूह। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। समवयस्क का अर्थ है हम उम्र, अच्छा समय, सुसमय, समान वायु, शरीरस्थ 5 वायु में से एक। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिताप शब्द का अर्थ है, परिताप का क्या अर्थ है? परिताप का अर्थ है जलन। कैसे? ज्वाला का अर्थ है आग, प्रमाण का अर्थ है सबूत, संताप का अर्थ है पश्चाताप, परिताप का अर्थ है जलन। ओके, थोड़ा सा थोड़ी सी और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लिए हमने। अनेकार्थ ऐसे शब्द जिनके अनेक या एक से अधिक अर्थ होते हैं, भिन्न भिन्न प्रसंगों में उपयुक्त होकर अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, अनेकार्थी अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अरुण का है लाल, सूर्य का सारथी इत्यादि। चलिए यहाँ देखते हैं। संकर शब्द का अर्थ है, संकर का 2 भाषाओं के शब्दों का योग संकर शब्द है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। देखो संकर कैसे हैं। संकर हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी प्रचलित हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी प्रचलित हैं जो किसी एक भाषा के न केवल ना होकर 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं। ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, जैसे हिंदी प्लस फारसी, घड़ी साज, घुड़सवार, चालबाज, मच्छरदानी, मोमबत्ती, राजमहल आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिक मूल्यवान वस्तु के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? बहुमूल्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो छाती के बल चलता हो क्या कहलाएगा? उरग। जो छाती के बल चल ऊपर कहा हुआ उपयुक्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश क्या है? जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सोचिए। इष्ट का अनिष्ट, उदार का विदार, उत्कृष्ट का निष्कृष्ट, उपयोग का दुरुपयोग। इसमें विलोम कौन सा सही नहीं है? सोचिए स्पीड से। ये है उदार का विदार, ये नहीं है। चलिए देखते कैसे। उदार का सही नहीं है। उदार का विलोम होता है कृपण। उदार का अर्थ होता है दयालु या ईमानदार। चलिए रात का दिन, सुख का दुख, ये सब विपरीत दिए गए शब्दों में विलोमार्थक युग्म है। कौन सा है विलोमार्थक युग्म? गूंगा का वाचाल, ये है। विलोम युग्म में से कौन सा चयन कीजिए? सोचिए स्पीड से। इसमें विलोम शोक का हर्ष। विलोम युग्म का कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा? प्राचीन का अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। थोड़ा सा देख लेते हैं। और रात का दिन, धरती का आकाश, अर्वाचीन का अपूर्व अर्थ होता है, प्राचीन का पुराना। ये सिर्फ अर्थ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? उदात्त का अनुदात्त और उत्कर्ष का विकर्ष, ये सही नहीं। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ये सही नहीं है ना। देखेंगे। उत्कर्ष का विकर्ष विलोम सही नहीं है। उत्कर्ष का होता है विलोम अपकर्ष। उत्कर्ष का अर्थ है ऊपर खींचना, उन्नति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा सही पर्यायवाची युग्म नहीं है? कौन सा नहीं है? सोचिए स्पीड से। पर्यायवाची युग्म नहीं है। नाव का नौका, खग का दुष्ट, ये नहीं है। पर्यायवाची युग्म नहीं है। नाव का नौका सही है। नया का नूतन, पर्वत का गिरी, ये सभी सही है। खग दुष्ट पर्यायवाची युग्म नहीं है। खग के पर्यायवाची है पक्षी, विहग, नवचर, अंडज, पखेरु आदि। दुष्ट की पर्यायवाची शब्द हैं दुर्जन, खल, धूर्त, कुटिल आदि। और पर्यायवाची चलिए देखते हैं। पर्यायवाची जो विभिन्न शब्द एक ही अर्थ का बोध कराएं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सामान्य भाषा में इनको समानार्थक शब्द भी कहते हैं। अक्षर का वर्ण, हर्फ, आज्ञा का आदेश, हुक्म, निर्देश। मधु रिपु शब्द का उचित पर्यायवाची युग्म बताइए। क्या है मधु रिपु का?
विष्णु माधव उपेंद्र। मधुरिपु शब्द के लिए विष्णु माधव उपेंद्र ये युग्म सही है। मधुरिपु भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। श्री कृष्ण ने मधु नामक एक दैत्य का वध किया था, इसलिए उनका नाम मधुरिपु है। कुलिश असनी दभूली वज्र है और ज्योति चमक प्रभा प्रकाश है। पुंगव और गौनाथ और ब्रेल ऋषभ के शब्द हैं। ओके। हवा का समीर अनिल वायु, रात का निशा विभावरी तमी। कहते हैं पर्यायवाची युग्म का चयन कीजिए। रुचिर, रुचिर का क्या है? रम्य मनोहर ललित। ओ देखिए पूरा हो गया हमारा। वारिस, वारिस का क्या है? समुद्र अवधि पर्यायवाची। कामता का है नारी वामा और क्षणदा का है निशा रात्रि। पर्यायवाची है आग का अनल पावक और दहन। हवा का है समीर अनिल वायु। ओके, मैंने पूरा आपको करा दिया है। आप इसे अच्छे से देखिए, एनालिसिस करिए और खुद से देखिए कि आप खुद से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और इस तरह के मैं आपके मतलब एक तरह से टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करती रहूँगी यूपीटीईटी के। आप देखते जाइए, एनालिसिस करिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। और यदि मेरी एक तरह से मेरी जो भी लैंग्वेज यदि आपको समझ नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके। और मेरी कमी भी आप बता सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार करूं और आपको और अच्छे तरह से और अच्छे तरीके से जो भी बोलने में यदि कुछ कमी रह जाती है तो सुधार कर सकूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।